नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे। जी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, प्लीज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है कि नहीं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है कि नहीं। तो अपने सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आरती शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। खुशवंत कुमार, शिवांशु, ऐसे विथ वे विथ पुनीत एंड ऑल्सो शिवांशु क्लासेस एंड और भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार। और कंटिन्यू आज हम लोग क्लास को करेंगे और आप सभी को पता है कि हम लोग लैंड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, भूमि व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। और आज भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण सिस्टम की बात करेंगे उसे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं एक बार आपको यहां पर पॉइंट आउट कर दूं और उसके बाद फिर हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमारी क्लास में आप सभी को क्या करना है। आप सभी को कॉपी और पेन लेकर के एक साथ बैठना है, जिससे कि आप सभी लोग जो है यहां पर क्लास नोट्स बना सकें, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता। आज हम अपने विद्यार्थियों से बात भी करेंगे और हमारे स्टूडेंट जुड़ते हुए। अच्छा, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं कि उससे पहले आप सभी को आप सभी से रिक्वेस्ट भी हमारा रहता है कि प्लीज शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो है यहां पर ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो मैक्सिमम विद्यार्थियों को लाभ मिले। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं शेयर करें, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और या आने वाले टाइम में पहली बार जुड़ेंगे, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी ये जो क्लास है, ठीक है, इस YouTube चैनल पर बहुत व्यवस्थित, सहज और सरल तरीके से आपके बीच में रखी जाएगी। पूरी हिस्ट्री को मैं यहां पर कवर करूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसलिए जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा को आप अगर ध्यान में रखे हुए हैं तो सभी एग्जाम्स में जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से मिलेगा। अब इसके पीछे कारण यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा क्यों मिलेगा, क्योंकि अधिकांश किताबों का अध्ययन हमने किया, अधिकांश श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के क्लास नोट्स को हमने देखा, प्रिंटेड नोट्स को देखा, फिर उन सभी के अध्ययन करने के बाद जो मैटर आपके बीच में आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना फिल्टर होने के बाद कितने महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बीच में आते हैं। इसीलिए आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जुड़िए, बेहतर करने का प्रयास करिए और हर परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। हमारे और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। विक्की यादव, वेरी गुड इवनिंग। कुंदन, वेरी गुड इवनिंग। शिखा सिंह, वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। अच्छा, खुशवंत कर रहे हैं कि सर चेन छोटा। अरे भाई, तो क्लास में बहुत सारे ऐसे घटनाएं होंगी और बहुत सारे ऐसे हम लोग वैटिल के बारे में बात करेंगे जहां पर हम इस चीज को देखेंगे। जी राधे राधे। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, तो चलिए अब और अधिक हम जो है बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग रेडी हो जाइए और शपथ इस बात का लीजिए कि जितना मैं आपको यहां से बोल रहा हूं उतना आपको करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम स्क्रीन शॉट ले लेंगे या बाद में हम क्लास को देख करके ज्ञान बढ़ा लेंगे, तो इस चीज को मान के चलिएगा कि बेहतर नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए क्लास में ही आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए। जैसे जैसे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं वैसे वैसे आप टू दी पॉइंट लिखते रहिए। लिखने से क्या होता है कि वो शब्द आपके दिमाग में बैठता है, घटनाएं आपके दिमाग में बैठती हैं और जब दोबारा आप रिवीजन करते हैं, जब जब जाकर के वह व्यवस्थित तरीके से आपके पास या आपके दिमाग में स्टोर होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िएगा। स्क्रीनशॉट दोबारा क्लास देखना उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि आप हमारे साथ एज ए ऑफलाइन फीलिंग करते हुए चलेंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, पर डे हर दिन मैं आपसे कहूंगा। तो चलिए अब यहां पर मैं शशांक पाठक महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चूंकि 3 व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी। पहला परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त,
सेकंड रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम बात करें कि उससे पहले आप जरा इस सर्किल को एक बार और गौर से देखिए। हमने आपको बताया था कि तकरीबन 19% भूभाग पर सरकार ने यानी कि कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। इसके बाद 51% भूभाग पर गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था लागू की थी उसे हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था यहां पर 51% भूभाग पर कंपनी ने लागू की थी। शेष आपका कितना परसेंट बचा भाई? 30%, यानी कि 30% भूभाग पर कंपनी अब जो व्यवस्था लागू करेगी उसे हम लोग जो है महलवाड़ी व्यवस्था कहेंगे, महलवाड़ी सिस्टम कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम आप क्लियर होते हुए चलेंगे। जो क्लास टाइम है हमारा, ठीक है, क्लास टाइम और शेड्यूल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप देखेंगे कि क्लास टाइम 9 बजे, जिस समय यानी कि आप क्लास कर रहे हैं। तो चलिए महलवाड़ी व्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था में कुछ पॉइंट है, सबसे पहले आप सभी लोग उस पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में पहले आप देखेंगे कि इस शब्द का क्या तात्पर्य है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शब्द का तात्पर्य, ठीक है, यानी कि इसे जागीर भी कहा जाएगा, इसे गांव भी कहा जाएगा, इसे महाल भी कहा जाएगा। पूरी व्याख्या हम करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को आप भी हमारे साथ पॉइंट आउट कर लें ताकि आपको भी काफी आसानी हो। सेकंड, इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता के रूप में जो नाम लिया जाता है वह नाम है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, यहां पर इस नाम को ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि इसको जो है 1819 में इसका सूत्रपात किया। ठीक है, सूत्रपात पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, बशर्ते कि पहले आप इन सभी को पॉइंट आउट कर लीजिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट आप देखिए यहां पर 1822 ईस्वी में, 1822 का डेट हम यहां पर लिखेंगे और 1822 ईस्वी में पॉइंट आउट करिएगा कि जो है इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या किस्सा है। कानूनी मान्यता, इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता कब मिली? 1822 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथे पॉइंट पर आप देखेंगे एक डेट आप यहां पर मेंशन करिए, 1833 ईस्वी। और इस पॉइंट में दो नाम आपको मेंशन करना है। एक नाम लिखना है मार्टिन वर्ड और दूसरा नाम लिखना है जेम्स टॉमसन। सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? पहले मुझे आप कंफर्म करें कि आप जितने लोग इस समय क्लास कर रहे हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे साथ कि नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं और मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत जल्द ही मैं एक स्टैंडर्ड ग्रुप भी बनाने वाला हूं। उस स्टैंडर्ड ग्रुप में आप में से मैं उन बच्चों को रखूंगा जो टेस्ट में बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, और उन बच्चों को मैं पर्सनल गाइड करूंगा। वो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उसमें मैं पर्सनल गाइड करूंगा। हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपसे मीटिंग लूंगा, आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर इंडिविजुअल मैं आपके प्रश्नों का जो है समाधान करूंगा कि किसको क्या दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हमारी इस क्लास में जो विद्यार्थी लगातार बना रहेगा, मैं आप सभी के नाम को रीड कर रहा हूं अच्छे से। तो इस चीज को ध्यान रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम उन्हीं विद्यार्थियों को जोड़ेंगे जो नियमित क्लास करेंगे और आपकी समस्या को हम जरूर सुनेंगे वहां पर, चाहे गूगल मीट ऐप के माध्यम से हम लोग मीटिंग करें या फिर जूम ऐप के माध्यम से, और वहां पर हम व्यक्तिगत स्तर पे आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप मेरा कहना मानेंगे तब। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि जी सर हम लिख रहे हैं, जैसे सुमन श्रीवास्तव, आरती शर्मा, के शर्मा, श्रद्धा मुंडवाल, माधुरी साहू, प्रशांत कुमार। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को मुझे आश्वस्त करा रहे हैं कि सर मैं लिख रहा हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर 1833 का डेट आप मेंशन करेंगे जहां पर मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन, इन दोनों नाम को आप यहां पर
देख पा रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आप मेंशन कर लीजिए ताकि फिर हम इसकी व्याख्या शुरू कर दें और बाकी के पॉइंट्स को आगे हम आपसे बताएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, एक डेट लिखिए यहां पर 1837। ठीक है, और यहां पर टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स की, कर की बात करें, तो जो कर की बात है यहां पर देखेंगे कि कृषि खर्च को निकालकर, कृषि खर्च को निकालकर प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 2/3, ठीक है, भाग कर के रूप में। हालांकि इस पॉइंट को भी आप देखेंगे, हालांकि 1855 में 1855 ईस्वी में जो है इसे उपज का 1/2 कर दिया गया, 1/2 भाग, ठीक है, कर दिया गया। अब थोड़ा सा पहले इन सभी पॉइंट्स पर आइए हम लोग डिटेल में बात कर लें, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि व्यवस्था है क्या और इसमें किसको क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी हम इस पर डिटेल में 2-3 पॉइंट्स और हैं जिस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्यवस्था कहां पर लागू हो रही है, या फिर यूं कहें कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अगले वाले पेज में भी आइए लिख लीजिए ताकि उस पर हम लोग बात करें। ठीक है, अगला पॉइंट, यहां पर हम लोग 5 पॉइंट तक लिख चुके थे, छठा पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, 6 पॉइंट आप मेंशन करिए और इस पॉइंट में लिखिएगा कि यहां पर आप देखेंगे कि पहली बार, आप लिख लीजिए पहली बार लगान तय करने के लिए, ये यूपीएससी की लाइन है, तय करने के लिए मानचित्र, पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यानी कि पहली ऐसी व्यवस्था थी इसमें जिसमें मानचित्र और पंजीकरण का प्रयोग किया गया, पंजियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो मैं फिर बता दूं, मार्टिन वर्ड की भूमिका थी, मार्टिन वर्ड के ही दिशा निर्देश में, इन्हीं के ही निर्देशन में। ठीक है, और 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर कि कर वसूलने का अधिकार किसको था, यह भी पॉइंट देखिए, कर वसूलने का अधिकार, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। कर वसूलने का अधिकार गांव को या फिर जागीरों को या फिर लंबरदार, ये मैं बताऊंगा ये सब हैं क्या और इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनको कर वसूलने का अधिकार मिला, किंतु यूपीएससी का लाइन अब आपको यहां पर मिलेगा, किंतु ध्यान दीजिए, ये किंतु भाई यूपीएससी का लाइन है, मैं फिर कह रहा हूं, ये यूपीएससी में पूछा जाए, किंतु जो किसान होते थे, किंतु किसानों को भूमि बेचने का अधिकार था, भूमि बेचने का अधिकार था, भूमि बेचने का अधिकार था। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वां पॉइंट अगर आपके बीच में मैं रख दूं तो किन किन स्थानों पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, तो आप वहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था कुछ, इसके साथ ही साथ मध्य प्रांत का क्षेत्र था, मध्य प्रांत, इसके साथ आप देखेंगे कि जो है पंजाब, ठीक है, पंजाब, तो और यहां पर आप देख पा रहे हैं पंजाब, इन क्षेत्रों पर, ठीक है, यह व्यवस्था लागू की गई। और यह पूरे ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र था भाई, तकरीबन 30%। अब हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और यहां पर इस पॉइंट को अब देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी लोग क्लास को इस समय वॉच कर रहे हैं भाई, वो लाइक करना ना भूलेंगे। तो यहां पर आइए अब इन सभी बिंदुओं पर परिचर्चा करें। ठीक है, चलिए, तो महलवाड़ी व्यवस्था आप यहां पर देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले इस शब्द का क्या तात्पर्य है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा पॉइंट आउट करिए। शब्द का तात्पर्य जागीर, गांव और महाल। हम आपको बता दें,
कहानी कुछ इस प्रकार की है। देखिए आप याद करिए, परमानेंट सेटलमेंट जब व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, उसमें क्या था कि भूमि का मालिकाना हक किसको दिया गया था? उसमें भूमि का जो मालिकाना हक था जमींदारों को प्राप्त था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अगर देखा जाए तो भूमि का मालिकाना हक किसानों को प्राप्त है। बट यहां पर इस व्यवस्था में जो भूमि है उसका मालिकाना हक जो है वह पूरे गांव को है, यानी कि उस जागीर को है। जिस जागीर में ऐसी व्यवस्था की जा रही है उसी गांव को, उसी जागीर को महाल कहा जाता था। और कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि महाल शब्द जो आया कुछ इस प्रकार से आया कि उस जागीर का एक तरीके से सरकार के द्वारा जो मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे आप सरपंच कह सकते हैं, चौधरी साहब कह सकते हैं, ठीक है। तो जो गांव था, जो जागीर था, उस गांव से टैक्स को कलेक्ट करने का कार्य चौधरी साहब करते थे। बट ध्यान रखिएगा, जो सरपंच हैं, चौधरी साहब हैं, उनका जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं था। उनको सिर्फ टैक्स जो है कलेक्ट करने का काम दिया गया। तो चूंकि चौधरी साहब का घर गांव में बना रहता है और गांव में सबसे बड़ा घर रहा होगा, उसी को सबसे बड़ा महल कह दिए गए, उसी से महल वाड़ी बात निकल करके भी आ जाती है। तो यहां पर महलवाड़ी का मतलब जागीर, जागीर यानी कि बड़ा गांव, बड़ा महल, ठीक है। और जो लैंड है वह लैंड, जो प्रॉपर्टी है पूरे जागीर की है, ठीक है। और उस पर टैक्स को कलेक्ट कौन करता है? वहां का जागीरदार करेगा गांव का, या उसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि इसी को जो है आप देखेंगे कि लंबरदार जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये कहानी यहां पर देखने को मिल रही है और बातें अब आप समझिएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप यहां पर देखेंगे, ये लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और थी, जो किसान होते थे ना, किसानों को जो भूमि आवंटित की जाती थी उस पर उनको उस भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया जाता था। सबसे मजे की बात है, वह जमीन को गिरवी रख सकते थे लेकिन पूर्णतया मालिकाना हक उनका नहीं होता था। बस इतना अधिकार कंपनी ने दिया कि आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी जब चाहे तब उसको ले सकती है। यह बात आप जरूर समझिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहां पर देखेंगे ये पॉइंट्स। अब होता क्या है कि इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो इस व्यवस्था के जन्मदाता हैं हॉल्ट मैकेंजी, जिन्होंने 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। मतलब इस व्यवस्था में यह था कि आप जो जमीन है पूरे गांव के नाम रहेगी, चौधरी साहब टैक्स इकट्ठा करेंगे और टैक्स किसको देंगे? कंपनी को। एक और मैं आपको बात बता दूं, यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछेगा, जरा इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट्स को देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसमें टैक्स यहां पर दिया हुआ है। हाँ, यहां पर देखिए, इस लाइन को आप देखिए, टैक्स देखिए कैसे था। शुरू में क्या था कि कृषि खर्च को निकालकर, यानी कि कृषि में जितना खर्च लग रहा है, कृषि कार्य में जितना खर्च लग रहा है, उस खर्च को निकालकर बाकी जो बच रहा है उसका 2/3 यानी कि 2/3। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को यूपीएससी जरूर पूछेगा, इस चीज को ध्यान रखना। निश्चित रूप से यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जरूर पूछेगा। मैं हर बार इस बात को कह रहा हूं कि जो महलवाड़ी व्यवस्था में शुरू में 1837 में, यानी कि इनिशियल स्टेज में क्या इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कृषि खर्च को, यानी कृषि का जो लागत आया है उस लागत को निकाल करके बाकी जो बच रहा है उसका 2/3 कंपनी को देना होता था। लेकिन आगे चल करके 1855 ईस्वी में इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब जो उपज है, जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, उसका 1/2 भाग कंपनी ले लेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। जी आशीष क्या लिख रहे हैं भाई? बिल्कुल, आशीष कह रहे हैं कि सर यूपीएससी के अलावा वनडे एग्जाम को भी पॉइंट आउट करके बताएं। तो आशीष शायद आप हमारी बात को नहीं सुने होंगे, हम आपको यहां पर बता दें। जैसे देखिए वनडे एग्जाम के लिए क्या है कि इसके जन्मदाता कौन है, तो हॉल्ट मैकेंजी हैं। इन्होंने कब इस व्यवस्था का सूत्रपात किया? 1819 में। अच्छा, इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने किया, उसको कानूनी मान्यता कब मिली? 1822 ईस्वी में,
ठीक है। और प्रश्न ये बनता है कि इस व्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर, मतलब दिल लगा करके इस व्यवस्था को लागू करने का काम किसने किया? तो 1833 ईस्वी में इसमें मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन ने जो है इसको लोगों में और बाकी क्षेत्र पर विस्तार किया। तो मार्टिन वर्ड और जेम्स वॉटसन इनकी बड़ी अहम भूमिका थी। तो ऐसे पॉइंट आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए बन रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि हमारी बात समझ गए होंगे आशीष जी, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हमारी बात को समझ रहे हैं ना। तो ये सब पॉइंट्स वनडे एग्जाम के लिए। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था से ये पॉइंट निकल करके आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स को यहां पर ध्यान दीजिएगा। शुरू में 1837 में कृषि खर्च को निकाल करके जो है 2/3 भाग टैक्स के रूप में, लेकिन 1855 में 1/2 भाग उपज का टैक्स के रूप में जाता था, ठीक है। तो इस बात को आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब यह प्रश्न बनता है कि इस व्यवस्था को कितने % ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया था? यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि 30% भूभाग पर, 30% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक। तो ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। देखिए मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतिहास सब्जेक्ट को इस भाव से पढ़ना चाहते हैं कि सर कहानी बताएंगे, रण होगा और बहुत सारी प्रेम कथा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टॉपिक आने दीजिए। अब ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में हम कुछ ऐसा इंटरेस्टेड कहानी नहीं बता सकते या अनावश्यक ऐसे कोई उदाहरण को नहीं रख सकते जिसका यहाँ पर टाइम किल करने वाली बात हो। तो धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए। मैं आपसे उस दिन भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं कि हर टॉपिक को बहुत विस्तार से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। इतने सारे फैक्ट मैं नहीं कह रहा कि बाकी के लोग नहीं बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को, बट प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर समय का अभाव है, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। यहां पर ना समय का अभाव रहेगा, ना ये भी मैं आपसे कह सकता हूं कि हमें कम आता है तो उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। उसके लिए हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन लगातार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के नोट्स को भी हमने देखा, फिर वहां से पॉइंट निकाल करके आपके लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट है बेहतर उसको करने का प्रयास। तो इसीलिए आप जरूर जुड़िए। मैं बार बार कहूंगा कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, लगातार आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन विद्यार्थियों को रखूंगा जो विद्यार्थी एकदम पंक्चुअल होगा, और हर दूसरे दिन गूगल मीट या जूम ऐप के माध्यम से मैं आपके बीच में जुड़ूंगा। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड क्या है, एक स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को मैं सुनूंगा, वहां पर भी आपकी डाउट क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा। बस आप लोग एक बार अच्छे से मेहनत करिए और हाँ, शेयर जरूर करते रहिएगा। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये चीजें थोड़ी सी हमें उत्साह बढ़ाती हैं और अच्छा फील होता है, ठीक है। बाकी क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट भी करते नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद यहां तो कमेंट आपका दिखता है, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं दिखता है। तो कम से कम वहां पर भी तो मेहरबानी करके कुछ शब्द लिखा करें आप लोग। चलिए, तो यहां पर आप इस पॉइंट को, इस व्यवस्था को आपने देखा। इसके बाद आप यहां पर देखिए, पहली बार लगान तय करने में मानचित्र प्लस पंजियों का प्रयोग किया गया। यह भी पूछा जाता है कि पहली बार लगान निर्धारण में मानचित्र यानी कि मैप, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पंजियों का प्रयोग जो है किस पॉलिसीज के अंतर्गत किया गया, किस व्यवस्था के अंतर्गत किया गया? तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, ठीक है। इसके बाद और किसके निर्देशन में? तो मार्टिन वर्ड के निर्देशन में। तो ये बात आप यहां पर अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि पहली बार लगान तय करने में मैप, मानचित्र प्लस पंजियों का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया? तो महलवाड़ी सिस्टम में किया गया। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहली बार लगान तय करने में मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और वहां पर आप परेशान हो जाते हैं। बाकी यहां पर हमने आपको बताया कि कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया था? तो गांव जमींदारों को, जागीरों को, और जागीरों में जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता था वही जाकर के कर लेकर के आता था, उसे हम लोग लंबरदार कहते हैं। गांव में आप ऐसी भाषा सुने होंगे कि लंबरदार, तो ये लंबरदार यहां पर एक प्रतिष्ठित पद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी क्या पूछेगी, मैंने आपको बताया था कि किसानों को भूमि बेचने का अधिकार था। अब यूपीएससी क्वेश्चंस ये पूछ सकती है
कि जो लैंड सिस्टम है, लैंड पॉलिसी है, उसमें जैसे मान लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम है, तो किन किन व्यवस्था में किसानों को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने का या बेचने का अधिकार था। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से किन किन व्यवस्था में किसान अपनी जमीन को बेच सकता है। आपका जो है आंसर मैसेज के माध्यम से मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे बताइए। हाँ, जो है खुशवंत कर रहे हैं कि क्या रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था में किसानों का शोषण हो रहा था। बिल्कुल किसानों का शोषण हो रहा था, हालांकि सबसे अधिक रैयतवाड़ी व्यवस्था में हुआ। लेकिन यहां पर ये जो लंबरदार होते थे ना, ये जो लंबरदार, ये लोग किसानों का खूब शोषण करते थे, क्योंकि इन्हीं को जो है बाकी शेष बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता था, ठीक है, प्रोडक्शन का, यही कम से कम जिम्मेदाराना कार्य लेते हुए यही डिवाइड करते थे। और अब जानते ही हैं कि जो इनके अपने होंगे, चहेते होंगे, उनके हित में ही ये बात को सोचेंगे। तो इन लोगों का शोषण मतलब किसानों को शोषण इन लोगों के द्वारा किया गया, बाकी कंपनी तो शोषण कर ही रही है। ठीक है, देखो हमें बी ऑप्शन मत दीजिए, सुमन श्रीवास्तव बी ऑप्शन दे रही है, हमें ये बताइए लिख करके। अच्छा हाँ, माधुरी साहू बता रही है कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में। बाकी और भी स्टूडेंट्स हमें बताएं किसानों को जमीन बेचने का अधिकार। माधुरी का जवाब आ चुका है, बाकी लोगों का जवाब अभी आना बाकी है। सुमन श्रीवास्तव महलवाड़ी, बेटा सुमन श्रीवास्तव का जो जवाब आ रहा है, आप मुझे बताएं कि क्या रैयतवाड़ी में नहीं था क्या ऐसे। राजा बाबू क्या बताना चाह रहे हैं भाई जी। शिवांशु बता रहे हैं कि रैयतवाड़ी महलवाड़ी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बता रहे हैं। बाकी और लोग, बिक्की यादव महलवाड़ी, सिर्फ महलवाड़ी नहीं बिक्की, सिर्फ महलवाड़ी नहीं, आदर्श कुमार महलवाड़ी रैयतवाड़ी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अमन वर्मा महलवाड़ी रैयतवाड़ी, गुड। खुशवंत कुमार वोनली महलवाड़ी। भाई खुशवंत, जब यहां पर लिखा हुआ है तो आप क्यों ओनली महलवाड़ी कर रहे हैं? आप तो क्लास हमारा कर रहे हैं लगातार, आपको तो समझना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बताया, कल रैयतवाड़ी की क्लास आपने नहीं किया था क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने नहीं बताया था कि जमीन का मालिकाना हक किसान होते थे, जभी तो लाला जी के पास जाकर के अपनी जमीन को गिरवी रखते थे। आप लगातार क्लास कर रहे हैं तो कम से कम अब इतना तो समझिए। हाँ अब ठीक है, रैयतवाड़ी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि तीनों व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था, तो ब्रिटिश कालीन जो भूभाग है, जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था, उन सभी क्षेत्रों पर अधिक से अधिक कर प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये व्यवस्था थी। और इसमें आप देखेंगे कि लैंड सिस्टम में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने देखा। परमानेंट सेटलमेंट, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इस्तिमरारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम को हम लोगों ने देखा, और आज महलवाड़ी व्यवस्था को देखा। तो यहां तक की महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में हमने रखी, और यहां पर आप देखेंगे बेहतर। अच्छा, खुशवंत कह रहे हैं कि सर इस टॉपिक के अलावा एक डाउट है, जितनी भी वार हुई हैं लगभग कुरुक्षेत्र के पास क्यों हुई हैं? अच्छा, खुशवंत का एक प्रश्न है कि जितने भी युद्ध हुए हैं लगभग कुरुक्षेत्र के पास क्यों हुए हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से समझा दूं, अगर आप जानकारी चाहते हैं, कि इसी बात को आप ऐसे समझिए कि लगभग महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए वो पानीपत के मैदान में क्यों हुए। ये क्वेश्चंस कमीशन ने एक बार पूछा है कि 2-3 बातें, एक तो पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, और दूसरा जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनमें से अधिकांश युद्ध पानीपत के मैदान में क्यों हुए। तो मैं आपको खुशवंत जी बताना चाहता हूं, आपके कुरुक्षेत्र वाले क्वेश्चन से ही मैं उदाहरण लेकर के आपको बताना चाह रहा हूं। जरा आप इस चीज को यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए तो आप ज्यादा समझ में आएगा, और जो है आपके माध्यम से और भी लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप देखिए, अगर यहां पर आप इसको मान लीजिए कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि ये दिल्ली था। दिल्ली उस समय शासन सत्ता का प्रतीक था, ठीक है। और आप यहां पर देखेंगे दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं या फिर मुगल बादशाह के समय पीरियड की मैं बात करूं, ठीक है, दोनों के समयों में आप देखेंगे दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब हिंदुस्तान पर अगर स्थल मार्ग से आक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत क्षेत्र है, यहीं से आक्रमण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर देखिए, यहां से तो अटैक होगा नहीं, यहां से भी अटैक नहीं होगा, यहां पर अरब सी है, यहां पर हिंद ओशियन है, ठीक है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, आप इस चीज को देखिए, यहां पर हिंद, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, ओके, यहां पर अरब सागर है।
तो यहां पर आप देखिए मैक्सिमम जो आक्रमण हमारे होते थे नॉर्थ वेस्ट साइड से होते थे, यानी कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र होते हुए, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है पहले भारत का पार्ट था, फिर वहां से एंट्री करते थे। अब होता क्या है कि जब दुश्मन यहां से चलता था तो डायरेक्ट वो सेंटर पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, उसको बीच में ऐसा जगह चाहिए जहां पर वह सहज और सरल तरीके से अपनी सेना को व्यवस्थित कर सके। और दूसरा, दिल्ली के जो शासक होते थे या बादशाह होते थे, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध जो है उनके नियत स्थान पर हो, उनके केंद्र में हो, तो वह भी यहां से आगे निकलते थे और इन्हें भी एक ऐसे जगह की तलाश होती थी जहां पर अपनी सेना को व्यवस्थित ढंग से रख सके। तो ऐसे में इन सभी जगहों के बीच में पानीपत एक ऐसा जगह पड़ता था कि जहां पर दोनों लोगों को, या यहां की जो भौगोलिक स्थिति थी, दोनों वर्ग के लोगों के लिए अनुकूल होती थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पानीपत यानी कि वर्तमान हरियाणा में है। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो लोग रहते थे ना, वह बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। क्या होते थे? योद्धा हुआ करते थे। यहां की पब्लिक और ये जो पब्लिक थी ना, ये एक तरीके से आप देखेंगे, ऐसा शब्द इतिहासकारों ने यूज किया है कि ये भाड़े पर भी काम करते थे। यानी कि जैसे आपको युद्ध लड़ना है तो आप इनको पर डे का, जैसे दिहाड़ी होता है ना, पर डे की मजदूरी दे सकते हैं और उसके बाद ये युद्ध में आपके साथ ईमानदारी से लड़ते थे। तो ऐसे में इस रण के मैदान में यहां पर सैनिक भी जो है खरीद लिए जाते थे पैसे दे करके। तो भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक कारण, सैनिकों की सुलभता, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से यहां पर युद्ध होता था। सेम यही आप कुरुक्षेत्र के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे खुशवंत जी। ठीक है, हमारा YouTube चैनल है, आपके हाथ में है, आपका अपना चैनल है, इसको आपको ग्रोथ करना है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर हमने शैक्षणिक कार्य किया और अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़ा रहा, और आज भी मैं आपको जुड़ा रहा हूं। सभी स्टेट्स के स्टूडेंट जो यहां पर जुड़े हुए हैं, जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बोलें कि अधिक से अधिक जो है वह क्लास को कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपके बीच में और भी कोई क्वेश्चन? अच्छा, सुशील दहिया कह रहे सर बारामहल तमिलनाडु में है या मद्रास में? देखिए ऐसा है कि मैप के अकॉर्डिंग प्लेसेस चेंज होते रहते हैं, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वहां पर मद्रास ही लिखा है किताबों में, तो बारामहल आप मद्रास ही पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और, जाते जाते एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं। आशीष कह रहे हैं कि सर चैनल का नाम क्या है? तो हमारे और भी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं भाई, वो चैनल का नाम बता दें आशीष को। ठीक है, चैनल का क्या नाम है भाई, आशीष जी को बताइए। अच्छा एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है, जरा मैं आपको बता दूं। अगर आप इस डायरेक्शन को देख रहे हैं और लैंड पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, लैंड पॉलिसी की, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। अब अगर प्रश्न ये बनता है कि पूर्वी भारत में कौन सी व्यवस्था लागू थी, ध्यान दीजिए, पूर्वी भारत में, और आपके पास ऑप्शन आ जाए कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, तो हम आपको बता दें पूर्वी भारत में अगर आप देखेंगे इसमें से ऑप्शन चूज करना होगा तो आप स्थायी बंदोबस्त चूज करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो अधिकांश क्षेत्र है स्थायी बंदोबस्त के वो पूर्वी भारत में है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर एक बात बताओ आप, कर्नाटक इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न जो है इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि स्थायी बंदोबस्त पूर्वी भारत में था, लेकिन दक्षिण के कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू थी। वैसे दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो आप यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यह यहां पर असम भी हमने आपको बताया था, ठीक है, असम के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में थी, लेकिन पूर्वी भारत के असम जैसे क्षेत्रों में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो ध्यान रखना। और सेम यही क्वेश्चंस नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो यहां पर महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगी, महलवाड़ी व्यवस्था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ध्यान रखना कि पूर्वी भारत में स्थायी बंदोबस्त, बस दक्षिण का कर्नाटक जो क्षेत्र था वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, हमारे कुछ लिख रहे हैं कि जी हाँ सर मैं पंकज कुमार गुप्ता हूं। ओके जी, राजा बाबू कह रहे हैं अमन तुम कहां से हो? बाकी आप लोग सब लोग इंट्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे एक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि बक्सर युद्ध के समय, शिवांशु क्लास कह रहे हैं कि बक्सर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो मैं आपको बता दूं आपको कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था
ध्यान रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान जो गवर्नर था बंगाल का, याद रखिएगा, वेंसीटार्ट था। कौन था भाई? वेंसीटार्ट। और इसका कमांडर कौन था? तो आप देखेंगे हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। तो ये देखिएगा वेंसीटार्ट। और जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तो इसके बाद दो परिवर्तन दिखेंगे आपको। एक तो बंगाल का नवाब जो है नजमुद्दौला बनेगा बक्सर के युद्ध के बाद, नजमुद्दौला। और दूसरा बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है बक्सर के युद्ध के बाद, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है सेकेंड टाइम टू टेक पोजीशन एज गवर्नर ऑफ बंगाल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बक्सर का युद्ध जिस समय लड़ा जा रहा था उस समय जो बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, बताइए, जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य राज। जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जल्द से जल्द मुझे बताइए। ठीक है, Who was Bengal Nawab of Bengal at that time when the battle of Buxar in Bengal? जी हां, अच्छा, माधुरी साहू कह रही है मीर कासिम, गौरव शुक्ला कह रहे हैं मीर जाफर, शिवांशु कह रहे हैं कि मीर जाफर, सुशीला दहिया बता रही मीर जाफर, खुशवंत सिंह। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद खुशवंत, आपका 2018 सीजीएल 2019 दोनों क्लियर है, अच्छे नंबर से, बहुत बहुत असीम शुभकामना आप सभी को। तो जी हां, सही जवाब है बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफर था, मीर जाफर। क्योंकि आप ये बताइए, जो मीर कासिम था ना वो डिसमिस नवाब था, मीर कासिम डिसमिस नवाब था। जब तो जाकर के वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर के रण का ऐलान करता है। ठीक है, तो इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग पर चर्चा किए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि जो है आप सभी को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि बहुत अच्छा लाइन कवि ने कहा है कि जो है पतझड़ के बाद बसंत आना है, तो इस चीज को ध्यान रखना, पतझड़ के बाद बसंत आना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन मुलाकात करते हैं आप सभी से। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।